subjected to an axial tensile force of 50 kilonewton axial tensile force of 50 kilonewton. The rods are coaxial and a small amount of angular movement one minute, one call is there. Let's you write down if you see the screen. लिख लिया क्या आपने प्रॉब्लम एज एनी स्टूडेंट? Yes, sir. अच्छा, so can you directly start with the solution? We have to design the knuckle joint. P दिया है 50 किलो न्यूटन, तो 15 to 10 raised to power 3 वो न्यूटन में हो जाएगा. Again, generally in the university problem, the values of stresses are given. If it is not given, we can have to select it. We have to select it as a plain carbon steel for this knuckle joint of grade 30C8 of SYT, yield point strength equal to 400 Newton per mm square. SYC upon factor of safety, that must be equal to SYT upon factor of safety, that is equal to 400 divided by factor of safety equal to 5, again 80 Newton per mm square, and shear stress SYS upon factor of safety, which is equal to 0.5 SYT upon factor of safety. So 0.5 multiplied by 400 divided by 5 come out as 40 Newton per mm square.
सर वो मटेरियल सर सिलेक्शन, यस, एक ही जन एक टाइम पे बात करो। मटेरियल सिलेक्शन जो रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अभी द जो भी अपन को कि बोलेंगे कास्ट आयरन का बनाओगे क्या तुम, इट इज व्हाट वी कैन से, कास्ट आयरन का बनाओगे तो उसमें अननेसेसरी अपना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा वो, और उसमें करोजन रेजिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम है तो कास्ट आयरन सेलेक्ट करना है, या ब्रास सेलेक्ट करना है, या ब्रॉन्ज सेलेक्ट करना है, या एल्यूमिनियम सेलेक्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो जॉइंट हमें कहाँ यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन। हमने डिजाइन प्रोसीजर पढ़े ना, इन डिजाइन प्रोसीजर व्हाट यू लर्न, जो जॉइंट यूज कर रहे हैं वो कहाँ पर यूज कर रहे हैं, कौन से एनवायरमेंटल में यूज कर रहे हैं। अब वो जॉइंट अगर से ऐसे कंडीशन में यूज कर रहे हैं जहाँ पर अगर से केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे फ्लूइड से कंटिन्यूसली कांटेक्ट है, तो वो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वियर एंड टियर हो जाएंगे। वैसे वो एनवायरमेंट है जहाँ पे फ्री एयर है ना, नॉर्मल नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो वो यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि वो वही क्यों यूज करना चाहिए। सो वी कैन चेंज द मटेरियल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्लेन कार्बन स्टील का है, तो यूज करते हैं जनरली ये। अब डिजाइन डेटा बुक में भी आप तुम देखते हो तो नॉर्मली जो ये क्वार्टर जॉइंट या जो इनके मटेरियल है वो दिया रहता है कि दिस इज द रिकमेंडेड व्हाट कैन से द मटेरियल फॉर द कार्बन स्टील, दैट इज नक्कल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट। अब एखादा शाफ्ट है या गियर है तो गियर का मटेरियल अलग, गियर का मटेरियल सिलेक्शन करना है तो अलग क्राइटेरिया रहेगा, बेरिंग का मटेरियल है तो अलग क्राइटेरिया रहेगा, because for every mechanical part there is a different criteria। जनरली तुम्हें अब मटेरियल सिलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन में भी है, कितना लोड उसके ऊपर एक्ट हो रहा है ना। तो जनरली ऐसा कोई ये नहीं है कि आपने को जनरली ये पता रहना चाहिए कि ये मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि, जो अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसमें टॉर्क एक्ट हो रहा है क्या, रोटेशनल पार्ट है क्या, जो लोडिंग कैसा है, जो एक्शियल लोडिंग है, यहाँ पर टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, टॉर्क मतलब पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं शाफ्ट, तो उसके लिए अपन जनरली माइल स्टील वगैरह में जाते हैं। तो ये यू नो द इंजीनियरिंग मेटलर्जी का आपको नॉलेज है तो उसमें आप एप्लीकेशंस भी पढ़े होंगे शायद थर्ड सेम में, कि जनरली द विच मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच पार्ट, तो वहां से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इन 90% प्रॉब्लम द द मटेरियल as well as your stresses is given in the problem itself। जो प्रॉब्लम रहता है यूनिवर्सिटी में आए वाला अगर से सर्च करते हो तो आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ सकता है, ऐसा बहुत कम चांसेस है, 10%। इन 90% प्रॉब्लम द मटेरियल इज ऑलरेडी गिवन कि ये आपको मटेरियल लेना है, और उसका स्ट्रेसेस का वैल्यूज भी वो उस प्रॉब्लम में मेंशन किया रहता है। बट एज ए पार्ट ऑफ 10% दैट इज प्रॉब्लम, 10% प्रॉब्लम ये दिया नहीं रहता है, वहाँ पे ये सिलेक्शन करना पड़ता है। जो सिलेक्शन करते वो एनवायरमेंटल कंडीशन या आपकी जो लोडिंग कंडीशन है, लोड कितना एक्ट हो रहा है और किस टाइप का लोड एक्ट हो रहा है, वहाँ पे अपन कंसिडर करके सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नहीं उधर। सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो सिलेक्ट किया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए भी मैंने पहले बताया था कि आपको जो लोडिंग कंडीशन है और फेलियर कंडीशन क्या क्या है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना लास्ट ईयर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, कि 1 अगर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो आपका पार्ट जल्दी फेल हो जाएगा, अगर से 10 लोगे तो आपका जो पार्ट फेल नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी रहेगी, 110% गारंटी बोलता हूँ कि अगर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 रहेगा तो पार्ट फेल होगा ही नहीं। क्यों होने होगा, क्योंकि 10 लेने से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो रहा है, 10 लेने से क्या हो रहा है और एक लेने से क्या हो रहा है, इसके ऊपर तुम फोकस करते हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 जब लेंगे तो जो लोड एक्ट हो रहा है उससे इनडायरेक्टली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ जाता है। इन बोले तो हमें 10 मिलीमीटर का जहाँ पे रॉड लेना चाहिए लोड के हिसाब से, 10 मिलीमीटर का रॉड अगर से लग रहा है तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब ज़्यादा लेते हैं तो हम 10 मिलीमीटर के रॉड के डायमीटर की जगह हम 20 मिलीमीटर का डायमीटर सेलेक्ट करते हैं। तो नेचुरली जब 10 मिलीमीटर से ही काम चल रहा है रॉड के तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेने की वजह से हमें 20 मिलीमीटर का डायमीटर चॉइस करना पड़ रहा है। तो 20 मिलीमीटर का डायमीटर अगर से क्रॉस सेक्शन है तो वो फेल होगा ही नहीं, जबकि 10 ही सफिशियंट है। 10 मिलीमीटर का डायमीटर है अगर शाफ्ट का है फॉर एग्जाम्पल किसी मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन में, तो उससे ज़्यादा हम
ले रहे हैं, उसको 20 मिलीमीटर का बना रहे हैं, तो वो फेल होगा क्या? रॉड कभी नहीं फेल होगा। बट वो कभी नहीं फेल होगा, लेकिन 10 मिलीमीटर और ज्यादा बढ़ाने की वजह से जो मटेरियल कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल वो बढ़ जाएगी। तो अननेसरी हम वो क्यों पे करेंगे? वी आर नॉट पेइंग अननेसरी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डायमीटर फ्रॉम 10 मिलीमीटर टू 20 मिलीमीटर। उसका अननेसरी वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना डायमीटर रहेगा, नेचुरली डायमीटर पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, जब ये डेंसिटी करेंगे तो हमारा वेट हो जाएगा। अननेसरी वो पार्ट का जो वेट है, वजन है, वो बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा मतलब नेचुरली वो एक पार्ट का वजन बढ़ जाएगा, दूसरे पार्ट का वजन बढ़ जाएगा, तो असेंबली क्या हो जाएगी? हेवी हो जाएगी। असेंबली हेवी हो जाएगी तो जो भी अननेसरी हम उसके ऊपर वेस्टेज कर रहे हैं ना, इन सब चीजों के ऊपर, तो हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर से 10 मिलीमीटर का डायमीटर हमें चाहिए था, और हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर से एक ले लिया या दो ले लिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो डायमीटर 10 मिलीमीटर का चाहिए था, वो डायमीटर आपका आ जाएगा 5 मिलीमीटर के ऊपर। डिजाइन के हिसाब से डिजाइन प्रोसीजर हम करेंगे, तो डायमीटर जो 10 मिलीमीटर का चाहिए था वो हमें 5 मिलीमीटर का बताएगा, ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 और 2। तो 5 मिलीमीटर का जब डायमीटर हम से आ रहे हैं, डिजाइन से कर रहे हैं, तो 5 मिलीमीटर का जब डायमीटर के ऊपर जब हम लोड लगाएंगे, तो वो रॉड टूट जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर 10 मिलीमीटर जब रहेगा तभी उतना स्ट्रेंथ रहेगी उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, जो फोर्स हम लगाने वाले हैं। जो फोर्स हमारा एक्शियल फोर्स एक्ट हो रहा है, 50 किलो न्यूटन का जो वो फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको रजिस्ट भी करना पड़ेगा ना। कौन रजिस्ट करेगा? वो 50 किलो न्यूटन का जो फोर्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, 50 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स या 15 टू 10⁻³ का जो फोर्स लगा रहे हैं, वो रजिस्ट करने के लिए भी उसमें उतनी पावर चाहिए ना, उस मटेरियल में उतनी पावर चाहिए उसको रजिस्ट करने के लिए। अगर से डायमीटर कम रहेगा तो नेचुरली टूट जाएगा। इसलिए प्रॉपर उसका एक प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज लेना पड़ेगा कि हमारा टाइप ऑफ लोड क्या है, और किस टाइप का लोड हमें हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड क्या है। लोड लोड कैसा है? स्टडी लोड है या लाइव लोड है ना? या वेरिंग लोड है। लोड भी अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, ठीक नहीं? इम्पैक्ट लोड है, इम्पैक्ट लोडिंग भी पता होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा है। सडनली अप्लाइड लोड है। तो लोड किस टाइप से एक्ट हो रहा है, उसके कंडीशंस के ऊपर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा कम ज्यादा करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक डेड लोड है, इसमें ज्यादा वेरिंग लोड नहीं है। इट इज अ डेड लोड। इफ यू सी द नक्कल जॉइंट, प्रीवियस क्लास में आपने नक्कल जॉइंट देखा होगा, तो उसमें डेड लोड है। इट इज नॉट ए वेरिंग लोड, और इट इज नॉट ए इम्पैक्ट लोड या सडनली अप्लाइड लोड नहीं है ये। सडनली अप्लाई नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस इट एक आपको डिजाइन डेटा बुक में भी चार्ट मिलेगा सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, वहां से भी आप नॉर्मल सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग इट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 4 से ही, मैं तो 5 लेने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएंगे। 4 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 क्यों लेना, तो 4 भी ले सकते हो या 6 भी ले सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बट नॉट वेरी लार्ज और नॉट वेरी लेस। एक प्रॉपर वैल्यूज रहने चाहिए जिससे कि वो डिजाइन है तुम्हारा सेफ रहे। सो एग्जामिनर विल आल्सो कंसिडर योर व्हाट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपने सिलेक्शन किया है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन चेक करेगा आपकी। तो ऐसा नहीं हो सकता किसी का 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 से जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किया और जिसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 से सॉल्व किया, तो दोनों का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये किसी का एक राइट है और किसी का एक रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। इट इज दैट मच इट इज अंडरस्टूड दैट एग्जामिनर को भी पता है कि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया है। उसके हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा 19-20 होते रहेंगे। कोई भी चीज का 19-20 चलता है ना, 20-21 चलता है। लेकिन आप बोलोगे 10 और 10 है और 30 है, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन जब हो जाएगा वो नहीं चलता है। सो इट इज इन परमिसिबल मार्जिन। जो डिजाइन है, डिजाइन इट इज नॉट ए मैथमेटिकल, इट इज मैथमेटिक्स है कि इट इज नॉट मैथमेटिक्स कि हर एक का आंसर सेम ही जाना चाहिए, हर स्टूडेंट का आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट इट इज विद इन द लिमिट। जो हम जैसे टॉलरेंस पढ़ते हैं मैकेनिकल मेजरमेंट में, कोई भी पार्ट के ऊपर 10 मिलीमीटर प्लस और माइनस 0.5 रहता है। तो 0.5 इसलिए था कि वो विद इन मैक्सिमम लिमिट और विद इन मिनिमम लिमिट आपका पार्ट बनना चाहिए। तो इसी प्रकार से डिजाइन है ये। ऐसा नहीं है कि मैं 40 मिलीमीटर का डायमीटर ले लिया तो हर एक का आंसर 40 ही आना चाहिए। 52 लड़के मेरे क्लास में, तो 40 ही मिलीमीटर का डायमीटर हर एक का आना चाहिए।
वो एक पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पर्टिकुलर मटेरियल सेलेक्ट किया है, उसके हिसाब से वो आया है। अगर से उसने वो थोड़ा सा चेंज किया है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन 40 के बजाय 45 हो सकता है या 40 के बजाय 35 हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन what type of factor of safety he has selected and which type of material he has selected। तो उतना वेरिएशन डिजाइन में रहता ही है। डिजाइन कभी ऐसा ये नहीं बोलता कि एग्जैक्टली आपने इतना ही क्यों बनाया। व्हाट प्रोसीजर यू हैव फॉलोड, आपकी प्रोसीजर सही है, व्हाट फॉर्मूलेज आपके यूज किए हुए सही है। आपका क्राइटेरिया थोड़ा बहुत 19-20 रह सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो डिजाइन बनाया है वो फेल नहीं होना चाहिए या एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए। ये सारी बातें मैंने थ्योरी में बताए थे। थ्योरी में आपने ध्यान से सुने होंगे तो पता चलेंगे आपको कि डिजाइन कैसे रहना चाहिए, डिजाइन कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए। सो दिस थिंग्स ऑलरेडी डिस्कस इन थ्योरी। व्हाट इज डिजाइन प्रोसीजर, जो हमने डिजाइन प्रोसीजर पढ़ाए थे ना, इफ यू लुक एट डिजाइन प्रोसीजर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, उसमें मैं डिस्कस किया था, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में डिस्कस किए थे। एट दैट टाइम यू मे हैव नॉट दैट मच कॉन्शियस to see the things. So let us start with your problems. Sigma T is for 80 Newton per mm square, sigma C is 80 Newton per mm square, and shear stress is 40 Newton per mm square. These are the permissible stresses there in the problem. We come out with by standard relation. So calculation of dimension is there. So dimension of the knuckle joint is calculated. First step 1 is the diameter of the rod, capital D, is under root of 4p upon pi sigma t. So this formula is already discussed in the last lecture, how it comes. So put up the values of p and sigma t there and find the answer. Capital D is under root of 4 times 15 to 10 raised to power 3 is the value of p, and sigma t is 80 Newton per mm square. What is the diameter, capital D? Do your calculations. Use the calculator to find the answer and tell the answer to me so that I move forward. Okay, so 28.209 will be rounded out to the higher side because higher side is safer side for that design point of view. So higher side will be 30 millimeter is a value of capital D. Second step number 2, enlarge diameter of rod, capital D1. By empirical relation D1, capital D1 equal to 1.1 capital D. So 1.1 multiplied by 30, if 30 is the diameter, then 33 will come. Again, it is rounded to higher side of 35 for safer design. Even though you keep the 33, no problem, but it is higher to 35. So next step number 3. Step 3 is the dimension of small a and small b. So small a is equal to 0.75 capital D. 0.75 multiplied by 30 come out as 22.5, rounded to 25 mm, and small b equal to 1.25 capital D, that is equal to 1.25 multiplied by 30. So I think come out as 37.5. So it is again rounded to higher side of 40. So 37.5 is rounded to 40. 42 अगर से आता है तो भी 40 तो 45 में जाना है हायर साइड में। 45 के ऊपर वैल्यूज आते हैं तो 50 की तरफ जाना है। सो b इज इक्वल टू 37.5,
So it is 40 higher side mm. Step number 4, diameter of the pin, small d. So here we consider the shear failures of the pin. So diameter of small d equal to under root of 2p upon pi shear stress tau. So put up the values, under root of 2p, p is 15 to 10 raised to power 3 given in the problem, divided by 2 pi, multiplied by shear stress, that is given in the problem, 40 Newton per mm square. So do the calculation. So 28.209. So it is rounded, approximated to 30 mm, value of small d. So we can have, so in other way भी हम देख सकते हैं कि एक डायमीटर हमने निकाला है, पिन का 30 मिलीमीटर आ रहा है, और दूसरे डायरेक्शन में हम जाते हैं, इट इज बेंडिंग फेल्यूर्स हम कंसिडर करते हैं पिन का बेंडिंग. सो उसका फार्मूला दिया है, स्मॉल डी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 32 अपॉन पाई सिग्मा बी मल्टीप्लाई बाय p upon 2 in bracket small b upon 4 plus small a upon 3 bracket close. So this is the formula which is already derived in the last lecture. So find the value of small d by using this formula, that is bending failures of pin. So 32 is there, divided by pi into 80 multiplied by 50 into 10 raised to power 3 divided by 2. In bracket small b is 40 divided by 4 plus small a is I think 25 divided by 3. Calculate the value of small d. Okay, 38.787. So it is rounded, approximated to 40 millimeter higher side. So d equal to small d equal to 40 millimeter. So here we see that by shear failure हमें small d मिलता है 30 millimeter, and by bending failure we get the diameter as 40 millimeter. So इन दोनों डायमीटर में जो सबसे ज़्यादा है वो डायमीटर हम आगे की कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करेंगे. ओके, इफ इट इज दोनों में आगे से 30 आता था तो नो प्रॉब्लम, 30 लिया होता, ठीक नहीं. यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर 40 आ रहा है, तो आगे की कैलकुलेशंस के लिए स्मॉल डी हम 40 कंसिडर करेंगे. जो ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग द सेफर साइड वी कंसिडर द हायर वैल्यूज. सो डी इक्वल टू 40 फॉर फर्दर कैलकुलेशंस. तो स्टेप 4 में हमने जब डी लेंगे तो हम 30 नहीं लेंगे, हम 40 लेंगे. ओके, सो स्टेप 5, डायमेंशन ऑफ D0 एंड D1. सो D0 यहाँ पर बता रहा है 2 times of small d by empirical relation. Standard empirical relations are there. So 2 times of 40 is equal to 80 mm, which is D0 as per the diagram, or D1 is equal to 1.5 small d. So 1.5 multiplied by 40, it is come out as 60 mm. So these are D0 and D1 as per empirical relations.
सो ये डायमेंशन हम कंसिडर करेंगे D0 का और D1 के, और हम परमिसिबल या जो स्ट्रेसेस है वो कितने आते हैं हम चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 6 में जब जाते हैं हम, चेकिंग द stresses in the eye, EYEI, check the stresses in the eye. So we already consider the first is a tensile failure of the eye, where sigma t equal to load, that is P upon small b in bracket D0 minus D. So put up the value of P as 15 to 10 raised to power 3, small b is 40, in bracket capital D0 is 80 minus small d is 40. So we can calculate it, sigma t. How much it comes? Okay. So sigma t equal to 31.25 unit write down, unit Newton per mm square. So this 31.25 is less than 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 80 न्यूटन mm स्क्वायर हमारे पास गिवन प्रॉब्लम में दिया है, देखो सिग्मा टी यहाँ पर 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हमारे पास परमिसिबल है। वो 80 न्यूटन से हमारा जो आ रहा है ये 31.25 आ रहा है। सो हमारा जो सिग्मा टी आ रहा है वो लेस देन 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि 80 न्यूटन तक हम जा सकते थे, जबकि हमारे पास 31 ही आ रहा है। तो हमारा डिज़ाइन जो है सेफ है, ये डिज़ाइन इज सेफ बिकॉज 31.25 इज लेस देन 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि 80 न्यूटन प्रॉब्लम में लिमिट दी गई है। सो आवर डिज़ाइन इज सेफ। नेक्स्ट इज सिग्मा सी is equal to P upon B into D, that is the crushing failure of the I end। जब हम कंसिडर करेंगे तो एरिया आएगा B into D। So put up the values, 15 to 10 raised to power 3 divided by small b is 40 and small d is equal to 40. Do the calculation. So it is, I think, same as that of the previous one, 31.25 Newton per mm square, because previous calculation is also same. So 31.25 is less than 80 sigma c जो हमें दिया है प्रॉब्लम में, sigma c equal to 80 Newton per mm square. Here sigma c is less than 80 Newton per mm square. So again your design is safe. Design of the eye is safe. Third one is a shear failure of the eye. So we know the formula, shear stress tau equal to load P upon B multiplied by D0 minus D bracket close. Put up the values, P equal to 15 to 10 raised to power 3
divided by B is equal to 40. D0 is 80 minus 40. Again, the calculations are same because the values are same. So shear stress, if you do the calculation, will come out as 31.25 Newton per mm square. So if you check this shear stress 31.25 is less than shear stress which is permissible shear stress 40 Newton per mm square दिया है, उस shear stress से 31 is less than, so 31.25 is less than 40. So again, your design is safe in the shear also, in the crushing also, as well as in the tensile failure also. So there are three failures: tensile failure, crushing, or compressive, or shear failures. In all these three failures, the design of the eye is safe as the stresses are less than permissible design stresses. So we can move to the step number 7. Check the stresses in the fork. Similarly, we are checking the stresses in the fork. First of all, we consider the tensile failure of the fork end, sigma t equal to load upon area. So load is P upon area is 2A D0 minus D. Put up the values. P equal to 15 to 10 raised to power 3 divided by 2 times small a. Small a in the previous is 25, which is come out here 25 आया है यहाँ पर, and D0 is 80 and D is 40. The values, do the calculation in your calculator. Tell me the answer. 25. 25 Newton per mm square. So Yes. 25 Newton per mm square is less than 80. Sigma here, sigma t is less than 80 Newton per mm square. So 25 is less than 80. So our design is safe in the tensile failure. Again, check it for crushing failure. Sigma c equal to 2 load P upon 2 times A into D. Put the values. 15 to 10 raised to power 3 is the value of P divided by 2 times A equal to 25 and D equal to 40. If you do the calculation, again the calculation will be same as that of the previous because the values are same. So it is coming out 25 Newton per mm square. So this is again sigma c is less than 80, which is given value. So your design is safe in the crushing also. And lastly, the third one, that is the shear failure of the fork. Okay, checking the shear stress tau equal to load, that is P upon 2A in bracket D0 minus D bracket close. Put the values. Value of P equal to 15 to 10 raised to power 3. 2 multiplied by A is 25. D0 is 80 and small d equal to 40. By doing the calculation, we are getting 25 Newton per mm square as the answer, which is shear stress is less than 40. 40 is the given value in the problem. Okay, 40 is the given value in the problem. So our design is safe in the tensile, crushing as well as shear failure. So our fork के लिए भी हमने चेक किया and eye के लिए भी चेक किया. Let us see. It is observed that the stresses are within the limit. Our design is safe. And part 5,
check the dimensional sketch of the knuckle joint. The main dimension of the knuckle joint are shown in the figure 4.24. So जो भी डायमेंशन में डिजाइन किया है उसका हम और ड्राइंग निकाल सकते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड द साइड व्यू, whatever the dimension we will design. So diameter is 30, small d, then capital D1, 35, 80, 60, 25, 40. जो जो डिज़ाइन हमारे आए हैं कैलकुलेशन करके हम ये डिज़ाइन या सॉरी ड्राइंग निकाल सकते हैं, एंड इट इज़ रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज आफ्टर डिज़ाइन it is going for a manufacturing. So a part of a design engineer to design it and prepare the drawing as per the dimension whatever he obtained. So this is the complete procedure for designing of a knuckle joint. So there is a numerical ask in the university for 10 marks problem on quarter joint, or sometimes knuckle joint, or sometimes quarter as well as knuckle joint both are asked. And along with that, the theory question is also come related with the जो हमने previous classes में पढ़े हैं, general consideration in design, aesthetic consideration in design, ergonomics consideration in design, various types of failures, इसके ऊपर questions आते हैं. So we can have see the next class.